हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का जो गोधोली भाग 2 है हिंदी में। इसका जो 5वां चैप्टर है नागरी लिपि, नागरी लिपि को आज हम लोग देखते हैं। तो देखिए, आइए दोस्तों, हम लोग जो है सो इसको एक एक करके जो है सो शुरू से अंत तक जो है सो पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, कहता है नागरी लिपि में कि जो है सो नागरी लिपि जो है सो ये जो है सो कौन लिखे हैं, तो ये गुणाकर मूले साहब लिखे हैं। कौन लिखे हैं? गुणाकर मूले साहब लिखे हैं। ठीक है, देखिए ये जो है सो क्या है, एक निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि नागरी लिपि के जो है लेखक जो है सो कौन है, तो कौन है? गुणाकर मूले साहब है। कौन है? गुणाकर मूले साहब है। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है आपसे कि नागरी लिपि जो है सो क्या है, एक जो है सो निबंध है या कहानी है या कविता है या गद्य है। तो इस तरीके से आप लोग जो है सो याद रखिएगा, जो है सो नागरी लिपि जो है सो क्या है, तो एक निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक है, इस तरीके से जो है सो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें जो है सो क्या करेंगे, तो देखेंगे। देखिए, इसे नागरी लिपि से ये अर्थ निकलता है कि जैसे इसमें हम लोग जो है सो क्या करेंगे, पूरे नागरी लिपि के बारे में ही जो है सो पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कहता है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको, तो नागरी जो लेखक का जो परिचय है उनको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि लेखक साहब का जो जन्म है वो कब हुआ है? 3 जनवरी 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र के अमरावती जिले में, जिले के एक गांव में हुआ है। ऐसे ही आपको पूछेगा कि गुणाकर मूले साहब का जन्म जो है सो कब हुआ है, तो आपको दे देगा 3 ऑप्शन, और चौथा में दे देगा 3 जनवरी 1935 ईस्वी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि गुणाकर मूले साहब का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? 3 जनवरी 1935 ईस्वी को हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? तो महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ है, जिले के एक गांव में हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है सो याद रखिएगा, इनका जन्म जो है सो कब हुआ है, तो 3 जनवरी 1935 ईस्वी को हुआ है। और कहाँ पे हुआ है ये भी पूछ सकता है कि गुणाकर मूले साहब का जन्म जो है सो कब हुआ है, कहाँ पे हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा कि महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अमरावती जिले के एक गांव में हुआ है। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि गुणाकर मूले साहब का जन्म किस राज्य में हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा वहां पे कि जो है सो गुणाकर मूले साहब का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ है, तो गुजरात राज्य के अमरावती जिले के एक गाँव में हुआ है। ठीक है, देखिए इसी तरीके से कहता है कि इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो देखिए, कहता है अक्षरों की कहानी, उसके बाद कहता है भारत इतिहास और संस्कृति, उसके बाद कहता है कि प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, उसके बाद अगला देखिए कहता है मेंडलीफ, उससे अगला कहता है महान वैज्ञानिक, उससे अगला कहता है सौर मंडल, उससे अगला कहता है सौर, इससे अगला कहता है नक्षत्र लोक, और इससे अगला देखिए कहता है भारतीय लिपियों की कहानी, उसके अगला है अंतरिक्ष यात्रा, इससे अगला देखिए कहता है ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि। यानी और भी जो है सो इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। ये सारी की सारे जो है सो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि रचनाएं से अधिकांश क्वेश्चन उठाने का चांस रहता है एग्जाम में। तो आप लोग रचना को खासकर ज्यादा करके ध्यान रखिएगा ताकि वहां से क्वेश्चन न छूट पाए। तो इस तरीके से देख लें कि इनकी कौन कौन सी रचना है, एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। देखिए क्या कहता है, अक्षरों की ज्ञान, भारत इतिहास और संस्कृति, उससे अगला कहता है प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, इससे अगला कहता है मेंडलीफ, इससे अगला महान वैज्ञानिक, इससे अगला सौर मंडल, इससे अगला सूर्य, इससे अगला नक्षत्र लोक, इससे अगला भारतीय लिपियों की कहानी, इससे अगला अंतरिक्ष यात्रा, इससे अगला ब्रह्मांड परिचय, इससे अगला भारतीय विज्ञान की कहानी आदि जो है इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी? तो गुणाकर मूले साहब की जो है सो प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए इस तरीके से इससे अगला कहता है कि यह निबंध जो है सो भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। किससे ली गई है? भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। कहां से ली गई है? यह निबंध जो है सो भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई। एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही पूछेगा कि यह निबंध जो है सो किस जो है सो कहानी से ली गई है, यह निबंध किस कहानी से ली गई है। तो आप लोग याद रखिएगा, यह कहानी निबंध जो है भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। किससे ली गई है? भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। कौन सा? तो ये जो नागरी लिपि जो निबंध है, यह निबंध जो है सो किससे लिया गया है, तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये याद रखिएगा। देखिए इससे अगला कहता है दोस्तों कि अक्षर, कहता है अक्षर कक्षा में, क्या कहता है, अक्षर कक्षा में संसार के प्रमुख लिपियों की
विस्तृत जानकारी। क्या कहता है कि अक्षर कक्षा में जो है सो क्या कहता है, तो अक्षर कक्षा में संसार के प्रमुख जो है सो लिपियों की जानकारी। क्या कहता है, प्रमुख लिपियों की जानकारी। सही बात है। देखिए इस जो अक्षर ज्ञान की जो बात है वो सारे के सारे जो है सो किसमें है, तो संसार के प्रमुख लिपियों की जानकारी इसी में मिलता है। किससे मिलता है, इसी में मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो हम लोग जो है सो इसको समझ गए। देखिए इससे आगे कहता है कि इनका निधन जो है सो कब हुआ है, तो 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, इनका जो निधन हुआ है वो कब हुआ है, तो यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कथा होगा, अक्षर कथा। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे अक्षर कथा होगा। ठीक है, देखा था अक्षर कथा में संसार के प्रमुख लिपियों की विस्तृत जानकारी। देखिए अक्षर कथा में जो है सो ये जो है सो संसार की जो जितनी भी लिपियां हैं इन सारी लिपियों का जो है सो इसमें क्या किया है, तो विस्तृत रूप में जानकारी दिए हैं। किसमें, तो ये जो है सो नागरी लिपि में। ठीक है, तो देखिए इससे अगला कहता है कि इनका निधन जो है सो 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में हो गया। याद रखिएगा इसको, इनका जो निधन हुआ है वो कब हुआ है, तो 16 अक्टूबर 2009 को हो गया इनका निधन। ठीक है, देखिए इससे अगला कहता है कि कुछ प्रमुख तथ्य। यहाँ कह रहा है कि लिपि। देखिए लिपि क्या होता है, आप लोग सबसे पहले ये समझिए यहाँ पे, तो क्योंकि लिपि का ही जिक्र है, नागरी लिपि। तो देखिए लिपि का अर्थ यहाँ पे ये है कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लिपि होता क्या है। तो देखिए लिपि जो होता है वो लिखने की जो शैली होती है ना, उसे हम लोग लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। देखिए आप लोग देखिएगा कि प्राचीन काल में जो है सो क्या था कि जो है सो कोई लिपि का जो है सो विकास नहीं हुआ था, और विकास नहीं होने के कारण जो है सो किसी भी जो शासक, कोई भी शासक थे या जो राजा थे या कोई भी जो बड़े विद्वान थे, उनको क्या होता था कि कहने का मतलब जो है सो किसी सही भाषा को पहचानने और कहने का मतलब उससे रिलेटेड चीजों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी जो है सो लिपि का जो है सो ज्ञान नहीं प्राप्त होता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारे जो है सो जगहों से क्या हुआ, तो धीरे धीरे जैसे होता है ना कि पुरातात्विक जो विभाग होता है वो जैसे कहीं कहीं पे खनन किया, वो जो है सो धीरे धीरे कहीं कहीं से प्रमाण को प्राप्त किया। तो उस प्रमाण से प्राप्त चला कि जो है सो एक लिपि भी थी। क्या थी, एक लिपि भी थी प्राचीन काल में, जो 8वीं सदी और 10वीं सदी 11वीं सदी के आसपास में एक लिपि थी। वो लिपि कौन सी थी, तो देवनागरी लिपि थी। तो हम लोग जो कहने का मतलब जितने भी लिखने की जो क्रियाएं करते हैं वो सारी की सारी लिखने की प्रक्रिया किस में आ जाती है, तो लिपि के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लिपि जो है सो लिखने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिखने की जो प्रक्रिया या क्रिया होती है उस क्रिया को हम लोग जो है सो लिपि कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि लिखने के ज्ञान को हम लोग लिपि कहते हैं। किसको कहते हैं, लिखने की जो ज्ञान हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्योंकि देखिए लिपि जो थी वो प्राचीन काल में सही रूप में किसी भी विद्वान के पास जो है सो ये अवशेष या कहने का मतलब ये ज्ञान नहीं था, या ये जो है सो मूल रूप से जो कह सकते हैं हम लोग कि लिपि के बारे में कुछ जानकारी नहीं था। तो कुछ विद्वान जो है सो क्या किए कि जो है सो अपने अपने मतों के अनुसार जो है सो क्या किए, लिपि को कहीं कहीं से अवशेष के रूप में प्राप्त किए। जैसे मान लीजिए कोई राजा था प्राचीन काल में, तो वो राजा जो है सो क्या किए, तो अपने दान पत्र पे जो है सो मान लीजिए कुछ लिखे थे, तो वही अवशेष जो मिला, दान पत्र मिला या कोई अवशेष मिला, सिक्का मिला, उस सिक्के से क्या किया कि देखा कि इस पे जो है सो कुछ लिखा हुआ है, और वो लिखे हुए चीजों को क्या किया, तो पढ़ने का प्रयास किया। पढ़ करके जो है सो उस चीजों को जो है सो धीरे धीरे डेवलप करने का प्रयास किया। तब जाकर के पता चला कि नहीं जो है सो प्राचीन काल में भी क्या थी, तो लिपियां थी, जिस लिपियां के माध्यम से बहुत सारे शासक, बहुत सारे राजा लोग जो होते थे वो क्या करते थे, अपने दान पत्र या सिक्के को या अपने कहने के मतलब जो राजकीय जो व्यवस्थाएं होती थी उस व्यवस्था को चलाने के लिए जो है सो लिखित रूप में चलाने के लिए किसका उपयोग किए थे, तो लिपि का उपयोग किए थे। वो कौन सी लिपि थी, तो देवनागरी लिपि थी। तो इसी तरीके से जो है सो लिपि का क्या हुआ, तो धीरे धीरे ज्ञान जो है सो हम लोगों को आता गया, और वह जैसे जैसे जो है सो ज्ञान आता गया इसका डेवलप होता गया, और डेवलप होते होते जो है सो क्या हुआ कि 8वीं से 10वीं सदी के बीच में जो है सो क्या हुआ, ये जो लिपि थी इस लिपि का जो है सो धीरे धीरे मानव के रूप में वर्चस्व बढ़ा, लोगों के बीच आया पूर्ण रूप से, और वो धीरे धीरे जानकारी में जब बढ़ा, जब हम लोग किताब छपने लगा, धीरे धीरे मानव के जो है सो पढ़ाई के रूप में, लिखाई के रूप में उसको जो है सो आगे बढ़ने के रूप में काम किया गया।
तब जाकर के लिपि का विकास हुआ, पूर्ण रूप से कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से लिपि हम किसे कहते हैं, जो लिखने की पद्धति होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे अभी देखिए वर्तमान समय में हम लोगों का जितने भी किताब हैं, पुस्तकें हैं, वो सारी की सारी एक लिपि के ही माध्यम से हम लोग लिखते हैं। जो देवनागरी लिपि है हम लोग का, उसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, तो लिख पाते हैं और उसको पढ़ भी पाते हैं। क्योंकि देवनागरी लिपि का अब धीरे धीरे क्या हुआ, तो कहने का मतलब जो है सुज्ञान हो गया हम लोगों को। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उस देवनागरी लिपि को जो है सो पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, आसानी से समझ भी लेते हैं। तो वही लिपि जो है सो हम लोग को कहता है इस चैप्टर में कि आया कहाँ से। तो देखिए इसमें जो है सो लेखक साहब कहते हैं कि जो है सो अनेक जगहों पे अनेक विद्वानों का अनेक मत था। ये मत था, कुछ विद्वानों का मत ये है कि महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट जो शासक थे, वो शासक जो है सो अपने जो है सो लेख में या दान पत्र में जो है सो उन्होंने जो है सो देवनागरी लिपि का जो है सो जिक्र किए थे। किसका जिक्र किए थे, देवनागरी लिपि का। लेकिन देखिए कहीं कहीं पे कुछ जो है सो विद्वानों का कहने का मत यह है कि कहीं कहीं पे जो है सो नागरी लिपि, देवनागरी लिपि और नंदी लिपि, ये तीनों का उपयोग मिलता है। तो देखिए ये जो नागरी लिपि और ये जो देवनागरी लिपि और नंदी लिपि जो है, वो तीनों का तीनों एक ही चीज है, देवनागरी लिपि का ही रूप है। जितने भी का हम कह सकते हैं, मान लीजिए कि और भी लिपि हो सकता है, बहुत सारी लिपि हैं। तो जितने सारी लिपियां हैं, वो सारी की सारी लिपियां किससे रिलेटेड है, तो देवनागरी लिपि से ही क्या है, तो संबंधित है। इसलिए हम लोग नंदी लिपि या नागरी लिपि या देवनागरी लिपि को एक ही चीज कह सकते हैं कि वो जो है सो देवनागरी लिपि है। इस तरीके से कह सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो देखिए कि हुआ क्या कि जैसे कहने का मतलब विद्वानों का कहने का जो मूल रूप जो तथ्य था, वो तथ्य ये था कि जो है सो जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र के जो राष्ट्रकूट शासक थे, उस शासक के दरबार में जो है सो क्या हुआ, तो दान पत्र में या कहने का मतलब जो उनका जो सिक्का था, जैसे पहले के समय में राजाओं का अपना सिक्का होता था, तो उस सिक्का में जो है सो मान लीजिए कि जैसे कोई शब्द या अपना नाम या कहने का मतलब अपने देश का नाम या राज्य का नाम मान के अंकित किया था, वो अंकित किस शब्द में था, तो जो है एक लिपि में थी। और वो कौन सी लिपि थी, तो देवनागरी लिपि में थी। तो इस तरीके से जो है सो कोई विद्वानों का कहने का मतलब ये है, मानना है कि जो है सो महाराष्ट्र से जो है सो ये जो है सो क्या हुआ है, तो प्राप्त हुआ है, या गुजरात से प्राप्त हुआ है, या और भी कई जगह से प्राप्त हुआ है। लेकिन कुछ विद्वानों का कहने का ये मतलब है कि ये जो है सो क्या हुआ है, तो काशी जो है सो देवताओं का जो है सो नगरी माना जाता था प्राचीन काल में, और वर्तमान समय में भी लोग मानते हैं। तो वहां से जो है सो जो देवतागण होते थे वहां, तो हो सकता है कि देवतागण जो है सो उसको क्या किए होंगे, वहां पे उपयोग किए होंगे और वहीं से प्राप्त हो गया। या हो सकता है महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ, या हो सकता है कि पटना एक महानगर था, तो नगर होने के कारण जो है सो हो सकता है कि नागरी जो नगर है, इसी नगर से रिलेटेड होने के कारण ये नागरी लिपि का उपयोग क्या होगा, गया होगा पटना में, तो पटना से भी उसका उद्भव हो सकता है। यानी अनेक विद्वानों का जो है सो मत अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। सही रूप से जो है ना, मत किसी का एक जैसा नहीं मिलता है और एक जगह से नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग ये पूर्ण रूप से सही तौर पे अगर कहे कि ये जो है सो पटना नगर से ही नागरी लिपि का उद्भव हुआ है, तो ये कहना संभव नहीं है और सही भी नहीं है। और अगर मान लीजिए हम अगर कहते हैं कि महाराष्ट्र से जो है सो महाराष्ट्र में जो राष्ट्रकूट शासक थे, वहां से ये देवनागरी लिपि का जो है सो अवतरण हुआ है, तो ये भी कहना एक सही रूप नहीं होगा। और अगर मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि काशी में देवताओं का जो है नगरी था, काशी को देवताओं के नगरी से के नाम से जाना जाता था, वो हो सकता है वहां पे देवनागरी लिपि को जो है सो देवताओं के द्वारा जो है सो उपयोग किया गया हो, और वहीं से जो है सो देवनागरी लिपि का उत्पत्ति हुआ हो, तो ये भी जो है सो पूर्ण रूप से कहना सत्य नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि कहीं पर भी जो है सो एग्जैक्ट रूप से देवनागरी लिपि का प्रमाण नहीं मिलता, अलग अलग जगहों से मिलता है, अलग अलग रूपों में मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग से देवनागरी लिपि को जो है सही रूप से ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं वो एक ही जगह से जो है प्राप्त हुआ है, यहाँ से या वहां से या महाराष्ट्र से या पटना से या काशी से। ठीक है, तो यही चीज यहाँ कहता है। देखिए कि लिपि तो समझ गए, लिखने की जो पद्धति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। देखिए प्राचीन काल में जो है सो 2-3 प्रकार की लिपियां थी, हम आगे बताएंगे। तो इस तरीके से समझ गए आप लोग कि देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि और नंदी लिपि जो है वो सारे के सारे क्या है, एक ही लिपि है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए कहता है भाषाएं संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी, गुजराती, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका और नेवारी आदि। देखिए ये सारे जो भाषाएं हैं, ये जो जितने भी भाषाएं आप देख रहे हैं, संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी, गुजराती, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका
और नेवारी आदि, ये सारे के सारे जो है सो किससे निकला हुआ है, तो देवनागरी लिपि का ही रूप है। क्या है? देवनागरी लिपि का ही रूप है, और इसी के माध्यम से जो है सो हम लोग इन भाषाओं को पढ़ते और जानते भी हैं। इसमें कोई अंतर नहीं मिलता, थोड़ा बहुत अंतर मिलता है, लेकिन रूप अगर हम कहें तो वो देवनागरी लिपि का ही रूप है। ये जितने की जितने भाषाएं हैं और जितने की जितने भाषाएं हम लोग को बोलते हैं या लिखते हैं, वो सारे के सारे किससे रिलेटेड है, तो देवनागरी लिपि का ही वह रूप है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ गए कि ये जो जितने भी भाषाएं हैं वो कौन सी भाषा से निकला हुआ है, तो देवनागरी लिपि से निकला हुआ भाषा। और पूछ देगा आपको कि संस्कृत जो है सो कौन सी भाषा से या कौन सी लिपि से निकली हुई है, तो आपको दे देगा देवनागरी लिपि। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि देवनागरी लिपि से ही जो है सो संस्कृत जो है सो निकला हुआ भाषा है, या हिंदी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि से ही निकला हुआ है। ये सारे की सारे भाषा है देवनागरी लिपि से ही निकला हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए कहता है गुप्तकालीन लिपि, ब्राह्मणी लिपि एवं सिद्धम लिपि। देखिए इस तरीके से कहता है गुप्त काल में जो है सो इस तरह की लिपि जो थी, कौन कौन सी लिपि थी गुप्त काल में, तो ब्राह्मणी लिपि एवं सिद्धम लिपि, ये दो प्रकार की लिपि थी। देखिए ये भी जो लिपि थी ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि, ये भी देवनागरी लिपि का ही एक रूप था। किसका रूप था, तो नागरी लिपि का ही या देवनागरी लिपि का ही जो है सो क्या था, एक रूप था। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो है सो गुप्तकालीन जो लिपि थी वह भी लिपि किससे रिलेटेड था, तो देवनागरी या नागरी लिपि से ही जो है सो क्या था, तो रिलेटेड था, या इसी से निकला हुआ ये जो है सो लिपि है। कौन सी लिपि, तो ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि। तो इसलिए यहाँ पे कहता है गुप्तकालीन लिपि जो थी, गुप्त काल के समय में जो गुप्त वंश के जो शासक थे, गुप्तकालीन जो शासक थे, उसके समय में ये दो प्रकार की लिपि मिलता है। कहने का मतलब जब बहुत जगहों से वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा जाता है तो ये दो प्रकार की लिपियां निकलता है। कौन कौन, तो कहने वाला ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि गुप्तकालीन लिपि कौन कौन सी लिपि थी, तो ब्राह्मणी लिपि एवं सिद्धम लिपि थी। लेकिन मूल रूप से जो लिपियां थी वो नागरी लिपि या देवनागरी लिपि ही थी। देवनागरी लिपि के ही द्वारा जो है सो इस लिपि को क्या किया गया था, लिया गया था और बनाया गया था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ब्राह्मणी लिपि जो है सो किसका जो है सो विकसित रूप है। तो विकसित नहीं कहने का मतलब रूप है, तो ये देवनागरी लिपि का ही रूप है, ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहता है आरंभिक लेख महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट और कुष्ट वंश के शासक दंती दुर्ग का सामागढ़ दान पत्र पर। देखिए यहाँ पे जो कह रहा है कि आरंभिक लेख जो है सबसे पहले जो शुरुआत में, आरंभिक मतलब सबसे शुरू में जो लेख मिला था वो कहाँ से मिला था, महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट वंश के राजा दंती दुर्ग के सामागढ़ दान पत्र से। देखिए ये जो सबसे पहली बार जो था देवनागरी लिपि का जो अवशेष मिला, जो सिक्कों पर या दान पत्र पे जो लिखा हुआ अब रूप मिला, तो वो सबसे पहले कहाँ मिला था, तो महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट शासक वंश के जो राजा थे दंती दुर्ग थे, उन्हीं के सामागढ़ दान पत्र पर से जो है सो क्या था, मिला हुआ था ये देवनागरी लिपि। तो इसलिए हम लोग जो है सो कहीं कहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहने का मत ये होता है कि ये जो है सो महाराष्ट्र से जो है सो क्या है, उत्पत्ति हुआ है किसका, तो देवनागरी लिपि का। लेकिन कुछ जगहों पे जो है सो जब दूसरे वैज्ञानिकों ने या विद्वानों ने कहने में उसका खोज करता है तो काशी से भी इसका रूप मिलता है। तो इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से ही ये मिलता है, ये जो है सो काशी से भी प्राप्त होता है, पटना से भी प्राप्त होता है, और भी जगहों से प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो है सो अनेक जगहों से प्राप्त होने के कारण सही रूप में हम नहीं कह सकते हैं कि ये महाराष्ट्र से ही जो है सो देवनागरी लिपि का जो है सो उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ कह रहा है कि राष्ट्रकूट के राजा दंती दुर्ग का सामागढ़ दान पत्र पे भी मिलता है। इसके बाद देखिए यहाँ कहता है कि जो है सो ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की पहचान। देखिए ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में देवनागरी लिपि की पहचान इसलिए अत्यधिक मानी जाती है क्योंकि जो है सो जितनी सिद्धम लिपि और ये क्या कहते हैं ब्राह्मणी लिपि का विकास हुआ था उससे कई हजारों लाखों गुना अत्यधिक मात्रा में जो है सो किसका, तो देवनागरी लिपि का जो है सो विकास हुआ था। और उसका जितना भी जगहों पे अवशेष मिला था उसके 5 गुना कम, या कहने का मतलब 0 मान लीजिए ना कि नहीं के बराबर उसका जो है सो कहीं पे अवशेष मिलता था किसका, तो देवनागरी लिपि का जो अवशेष था दान पत्र में या सिक्कों में या और भी जगहों पे जो अवशेष मिला था वो क्या था, तो 0 के परसेंटेज के मात्रा में था। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की पहचान क्या है,
बहुत अत्यधिक है। नागरी लिपि का जो पहचान है वो क्या है, बहुत अत्यधिक है। या कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि इनका नागरी लिपि का जो उत्पत्ति माना जाता है वो क्या माना जाता है, सबसे पहले या सबसे सर्वश्रेष्ठ के रूप में इसे हम लोग देखते हैं या इसे जानते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं, कहता है उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कन्नौज में शासन जिसमें मिहिर भोज ग्वालियर प्रशस्ति पत्र महेंद्र पाल प्रसिद्ध राजा हुए। देखिए यहाँ कहता है कि उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे कन्नौज में शासन जिसमें मिहिर भोज और ग्वालियर प्रशस्ति पत्र महेंद्र पाल प्रसिद्ध राजा हुए, वहां से भी जो है सो क्या हुआ था, तो कहने का मतलब उनके दान पत्र पर से भी जो है सो नागरी लिपि का या देवनागरी लिपि का जो है सो क्या था, तो अब जो है सो बहुत सारे प्रमाण मिले थे। क्या मिले थे, प्रमाण मिले थे, अवशेष मिले थे। हम कह सकते हैं इनकी जो लिपियां थी उस लिपियों का अवशेष या कहने का मतलब जो है सो प्रमाण जो है सो कहाँ से मिले थे, तो यहाँ से उत्तर भारत के जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कन्नौज में शासन करते थे उनके मिहिर भोज जो शासक थे, मिहिर भोज ग्वालियर प्रशस्ति पत्र पर जो है सो महेंद्र पाल प्रसिद्ध राजा हुए। इन सारे के सारे जो है सो राजाओं ने जो है सो किनका उपयोग करते थे, तो नागरी लिपि का उपयोग करते थे, अर्थात देवनागरी लिपि का उपयोग अपने जो है सो प्रशस्ति पत्र पर जो है सो क्या करते थे, इनका जिक्र किए हुए हैं। इसलिए जो है सो यहाँ पे कहा गया है कि उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कन्नौज में शासन जिसमें मिहिर भोज ग्वालियर प्रशस्ति पत्र महेंद्र पाल प्रसिद्ध राजा हुए। ये सारे के सारे जो प्रसिद्ध राजा थे उत्तर भारत के, उत्तर जो प्राचीन काल में जो शासन करने वाले जो राजाएं थे उत्तर भारत में, ये सारे के सारे राजा थे। इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि कभी कभी पूछता है उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कौन थे या कन्नौज में शासन करने वाले कौन थे, दे देगा मिहिर भोज ग्वालियर प्रशस्ति पत्र और महेंद्र पाल। तो ये सारे के सारे जो थे उत्तर भारत के गुर्जर प्रतिहार वंश के जो है सो शासक थे। कौन कौन, तो ये मिहिर भोज ग्वालियर प्रशस्ति और महेंद्र पाल, ग्वालियर और प्रशस्ति पत्र और ये महेंद्र पाल जो है सो क्या थे, प्रसिद्ध राजा थे। क्या थे, प्रसिद्ध राजा थे। देखिए इस तरीके से कहता है। इससे आगे हम लोग देखते हैं, कहता है नागरी लिपि के प्रमाण। देखिए कहता है 8वीं सदी में राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का सामागढ़ दान पत्र पर। देखिए नागरी लिपि के जो प्रमाण मिलते हैं वो बहुत सारे जगहों से मिलता है। कहाँ कहाँ से, 8वीं सदी में देखिए कहता है राष्ट्रकूट के जो राजा थे दंती दुर्ग का सामागढ़ जो दान पत्र थे वहां पर भी जो है सो उस दान पत्र पे क्या था, तो नागरी लिपि का जो है सो प्रमाण मिलता है। क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे कहता है कि 8वीं सदी में राष्ट्रकूट के राजा दंती दुर्ग का सामागढ़ दान पत्र पे भी इनका प्रमाण जो है सो मिलते हैं। क्या मिलता है, उनका प्रमाण मिलता है। किनका, तो देवनागरी लिपि का। ठीक है, इसी तरीके से देखिए कहता है 9वीं सदी में प्रतिहार शासक मिहिर भोज ग्वालियर प्रशस्ति पत्र पर भी जो है इनका प्रमाण मिलता है। हमने यहाँ बता भी दिया उत्तर भारत के जो राजा थे कौन कौन, गुर्जर प्रतिहार ये सब जो थे, ग्वालियर प्रशस्ति पत्र महेंद्र पाल जो थे, ये सारे के सारे 9वीं सदी के क्या थे, जो है सो एक महान शासक थे। और इनकी महान शासक के जो है सो ग्वालियर प्रशस्ति पत्र पर भी जो है सो नागरी लिपि का जो है सो प्रमाण क्या होता है, तो प्राप्त होता है या मिलता है। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि 10वीं सदी में लिखित दोहा कोश। क्या कहता है, 10वीं सदी में लिखित दोहा कोश, यानी 10वीं सदी जब आया तो उसमें जो है सो क्या हुआ, तो लिखित रूप में जो है सो दोहा के रूप में जो है सो, जैसे हम लोग कविता देखते हैं तो वैसे कविता के रूप में दोहा के रूप में जो है सो किसका, नागरी लिपि का जो है सो उपयोग मिलता है। क्या मिलता है, 10वीं सदी में जो है सो लिखित दोहा कोश भी क्या होता है, प्राप्त होता है बहुत जगहों से। ठीक है, इसके बाद ये कहता है 11वीं सदी में शिलाहार शासक कौशिदेव प्रथम का दान पत्र पर भी क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। ये जो 11वीं सदी में जो शिलाहार शासक थे केसीदेव प्रथम के दान पत्र पर से भी जो है सो क्या मिलता है, तो देवनागरी लिपि के जो है सो प्रमाण मिलते हैं। किसके, तो 11वीं सदी में ऐसे पूछ देगा कि 11वीं सदी में जो है सो शिलाहार के शासक जो है सो कौन थे, तो केसीदेव प्रथम थे। कौन थे, केसीदेव प्रथम थे। या ऐसे भी पूछ देगा कि केसीदेव प्रथम ने जो है सो कौन सी सदी के शासक थे, तो 11वीं सदी के शासक थे। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इनके जो है सो दान पत्र पर भी जो है सो क्या हो रहा होता है, तो ये नागरी लिपि का जो है सो प्रमाण प्राप्त होता है। ठीक है, इसी तरीके से कहता है 12वीं सदी में केरल शासक के सिक्कों पर भी वीर केरलस्य
संस्कृत में लिखा मिला। देखिए कितना अच्छा बात यहाँ कर रहा है। 12वीं सदी में केरल के जो शासक थे उनके सिक्कों पर भी जो है सो वीर केरलस्य संस्कृत में लिखा मिला। यानी कि केरल के जो राजा थे प्राचीन काल में 12वीं सदी में, तो उनके सिक्कों पर भी जो है सो क्या मिलता है लिखा हुआ, तो वीर केरलस्य। ऐसे पूछेगा कि 12वीं सदी में केरल के शासक के सिक्कों पर क्या लिखा हुआ मिलता है, तो आपको 3 ऑप्शन दे देगा और चौथा दे देगा वीर केरलस्य। तो आप लोग याद रखिएगा वीर केरलस्य जो है सो लिखा हुआ था। और इसी को ऐसे पूछ देगा कि वीर केरलस्य के सिक्कों पर जो है सो किस भाषा का जो है सो वर्णन मिलता है, तो संस्कृत में वर्णन मिलता है, संस्कृत का जो है सो लिखा हुआ मिलता है संस्कृत में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। वीर केरलस्य जो राजा थे इनके सिक्कों पर किस चीज में लिखा हुआ मिलता है, तो संस्कृत में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वहां दे देगा 4 ऑप्शन, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथिली, तो वहां संस्कृत में लिखा हुआ मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए कि 12वीं सदी में केरल शासक के सिक्कों पर वीर केरलस्य संस्कृत में लिखा मिलता है। ठीक है, वो भी जो संस्कृत हम लोग आपको हमने बताया भी इससे पहले कि संस्कृत भी जो है सो किसका रूप है, तो नागरी लिपि का ही रूप जो है सो संस्कृत है। तो इसलिए जो है सो नागरी लिपि वहां से भी प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, नागरी लिपि का प्रमाण वहां से भी प्राप्त होता है। कहां से, तो केरल शासक के सिक्कों पर से भी। ठीक है, इस तरीके से देखिए कहता है 13वीं सदी में देवनागरी के यादव राजाओं का ताम्रपत्र पर भी जो है सो क्या मिलता है, तो अवशेष मिलता है। ऐसे पूछ देगा कि 13वीं सदी में देवनागरी के यादव, क्या कहता है, देवनागरी के यादव राजाओं के ताम्रपत्र पर भी जो है सो देवनागरी लिपि का क्या मिलता है, तो प्रमाण मिलता है। ठीक है, 13वीं सदी में किसका, तो देवनागरी के यादव राजाओं के ताम्रपत्र पर भी जो है सो देवनागरी लिपि के प्रमाण प्राप्त होते हैं या मिलते हैं। ठीक है, देखिए सही कहता है 14वीं और 15वीं सदी में विजयनगर के जो राजा थे शासकों लेख भी देवनागरी लिपि में मिलते हैं। देखिए यहाँ कहता है कि 14वीं और 15वीं सदी में जो विजयनगर के राजा थे या शासक थे उनके लेख भी जो मिलते हैं वो किस में मिलते हैं, तो देवनागरी लिपि में मिलते हैं। वो जो कुछ लिखे हुए थे अपने राज्य या अपने शासन के समय में, वो शासन के समय में लिखा हुआ प्रमाण भी क्या है, तो जो है सो 14वीं सदी में कहाँ से मिलते हैं, तो विजयनगर के राजा या शासकों के लेख का जो है सो प्रमाण मिलता है। किस में, तो देवनागरी लिपि में मिलता है। किससे मिलता है, विजयनगर के शासकों का जो लेख है वो अभी भी जो है सो किस रूप में मिलता है, तो देवनागरी लिपि में ही मिलता है। ठीक है, इस तरीके से जो है सो यानी हम कह सकते हैं कि जो है सो जितने जो है सो भाषाएं थी वो सारी की सारी भाषाएं जो है सो किस रूप में मिलता है, तो नागरी लिपि के रूप में मिलता है। देखिए इस चैप्टर में पूर्ण रूप से जो है सो नागरी लिपि का ही जिक्र किया गया है। लेकिन देखिए कहीं कहीं पे ऐसा भी कहा जाता है कि जो है सो देखिए नागरी लिपि के साथ साथ किनका जन्म होता है, तो देखिए और ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, नागरी लिपि के साथ साथ जो है सो अनेक सारी भाषाओं का जो है सो जन्म होता है। जितना भी संसार की तमाम जो भाषाएं है, अधिकांश 90% भाषाओं को हम लोग कह सकते हैं कि देवनागरी या नागरी लिपि से ही लिया गया है, जो सर क्या है, रूप है। जैसे मान लीजिए आप लोग दक्षिणी भारत में चले जाइएगा, तेलंगाना में, वहाँ कर्नाटक, तेलंगाना, ये सारे राज्यों में जाइएगा तो वहाँ क्या होता है ना, दक्षिणी भारत के भले ही तेलंगाना या तमिलनाडु या केरल में, या कहने का मतलब वहाँ कर्नाटका में जो है सो माना जाता है कि लोग अभी कहते हैं कि नहीं यहाँ तेलुगु चलता है या कन्नड़ चलता है कर्नाटका में, वो कन्नड़ भी और तेलुगु भी जो है ना वो सारे के सारे जो है सो क्या है, तो कहने का मतलब जो है सो ये इसका नागरी लिपि का ही देन है। और नागरी लिपि से ही जो है सो इसको ले करके उसको एक अलग रूप दे करके वहाँ तेलुगु और कन्नड़ और कहने का मतलब अनेक भाषाओं का निर्माण किया गया है। इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि संसार की जितनी भी भाषाएं हैं वो सारी की सारी भाषाएं, अधिकांश भाषाएं किससे ली गई है, तो ये नागरी लिपि से ही ली गई है, नागरी से ही ली गई है। किससे, नागरी लिपि से ही ली गई है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि या नागरी लिपि आप लोग समझ गए एक ही है। तो देखिए और इसमें एक चीज है कि कहीं कहीं से जो है सो नागरी लिपि का जो रूप मिलता है वो कैसे मिलता है, तो देखिए आप लोग देखे होइएगा कि नागरी लिपि में अपना लोग का जो देखते हैं अभी लिखते हैं, मान लीजिए कि इसमें हम लिखते हैं श्याम, तो देखिए श्याम जो लिखते हैं तो इसमें देखिए कि आप लोग देखते हैं ऊपर में जो हम लोग लंबाई चौड़ाई लेते हैं, इसको चौड़ाई बोला जाता है, इसको लंबाई बोला जाता है भाषा के रूप में, इसको लंबाई। और ये जो हम लोग डैश देते हैं, ये डैश क्या होता है,
तो डैश जो है सो लंबाई में आता है। तो देखिए उसमें हम लोग का जो नागरी लिपि का जो भाषा है, इसमें जो हम लोग लिखते हैं तो ऊपर वाला जो डैश होता है वो क्या होता है, तो कहने का मतलब पूरी सीधी होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन कहने का मतलब कुछ जैसे यहाँ पे हमने आप लोग को बताया सिद्धम लिपि जो होता है, सिद्धम या ब्राह्मणी सिद्धम लिपि सब जो था वो कैसे लिखा जाता था, जैसे मान लीजिए कि हम श्याम लिख रहे हैं तो ऐसे आपको मिलता था, इसमें डैश नहीं होता था, इसमें मान लीजिए कि ऐसे ऐसे मिलता था, नोकीला टैप से, नोकीला यानी कटा कटा टैप से, नोकीला टैप से जो है सो इसका जो है सो प्रमाण मिलता है। डायरेक्ट जैसे अपने लोग श्याम ऐसे डैश दे करके लिख देते हैं, तो वैसे वो लोग जो है सो ऐसे करके लिखते थे डैश, ये छोटा छोटा जो है सो इसको हम ये कह सकते हैं एरो टैप से, एरो टैप से लिखते थे। और इसी को कहीं कहीं पे जो है सो और रूप मिलता था, तो वो जैसे मान लीजिए कि ऐसे हम श्याम लिखे हैं तो इसको त्रिशूल नुमा टाइप में मिलता था, ऐसे में मिलता है प्रमाण कहीं कहीं पे। लेकिन है सब का सब जो है सो एक ही देवनागरी लिपि का ही रूप है। भले ही उसको मान लीजिए कि कोई जो है सो त्रिशूल आकार दे दिया, कोई कहने का मतलब बिंदी का आकार दे दिया, अब मान लीजिए इसमें देवनागरी लिपि जो है सो हम लोग का जो है सो स्ट्रेट लाइन में रहता है, किस में रहता है, सीधी एक रेखा के रूप में जो है सो हम लोग लिखते हैं। तो इसलिए जो है सो इन सारी जो है सो जितने के जितने रूप आप लोग देख रहे हैं, ये नोकीला आकार, इसका जो ऊपर वाला जो है वो क्या है, नोकीला आकार है, इसका क्या है तो जो है सो छोटा छोटा बिंदी का आकार है। ये सारे के सारे जो है सो देवनागरी लिपि का ही देन है। इसे भले ही रूप हम कितना भी क्यों न कर दे, लेकिन ये सारे के सारे किससे लिए गए हैं, तो नागरी लिपि से ही या देवनागरी लिपि से ही लिया गया है। इतना ही नहीं, आप लोग देखे भी होइएगा कि जो है सो जितने भी अभी वर्तमान में भी जितने भी संस्कृत या जितने भी रामायण महाभारत पुराण, जितने भी मत्स्य पुराण जितने भी हैं, वो सारे के सारे किससे है रिलेटेड, तो कहने का मतलब देवनागरी लिपि से ही जुड़ा हुआ है, देवनागरी के लिपि के ही भाषा में जो उसको लिखा गया है। तो इसलिए हम लोग सारी मतों को अगर एक साथ जोड़ करके कहे तो वो एक ही शब्द में कह सकते हैं कि जितने भी भाषाएं हैं वो सब का सब जो है सो किससे जुड़ा हुआ है, तो देवनागरी लिपि से या नागरी लिपि से ही जुड़ा हुआ है और देवनागरी लिपि का ही रूप है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो हम लोग इसको पूरा देख लिए आज। ठीक है, तो अब हम लोग जो है आज जो है सो परिचय देखे, इससे अगले क्लास में हम लोग जो है सो ऑब्जेक्टिव को देखेंगे पूरा, फिर इससे अगले क्लास में सब्जेक्टिव। हमने आप लोग को बताया भी था शुरू में ही जो है सो हिंदी के जितने भी चैप्टर होंगे इनका 3 क्लास हम लाएंगे, पहला लाएंगे परिचय, दूसरा लाएंगे ऑब्जेक्टिव और तीसरा लाएंगे सब्जेक्टिव। तो हम लोग मिलते हैं, आप लोग को शायद ये पूरा जो है सो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं इससे अगले क्लास में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग इससे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।